नमस्कार, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं भोपाल का रहवासी हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो भोपाल में हुई है। 18 साल की उम्र जब मेरी हुई थी तो मैंने अपना फादर का बिजनेस था बॉम्बे में और दूसरी जगह पर। 7 एक साल मेरे बॉम्बे रहने के बाद फिर मैं इंदौर आया। मेरे फादर का शुरू से ही ज़मीन का बिजनेस था। 2015 में मेरा मन करा कि मैं फार्मिंग पे आऊँ, अपनी कुछ ज़मीनें देखूँ। तो 5 एकड़ मैंने पहले अपने फादर से ली ज़मीन, ट्रायल बेसिस पे कि मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से ट्रेडिशनल पूरा बिजनेस, पूरा फार्मिंग मैंने अपनी करी। मैंने 1 साल में उसमें देखा कि मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। इसमें लेबर की भी प्रॉब्लम हुई, मुझे खाद बीज का भी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मैंने दूसरे साल भी वही किया और उस साल में मैंने स्टडी करी कि मैं क्यों ना इसमें लेबर कॉस्ट को घटाने के लिए जो अच्छी मशीनरीज हैं उस मशीनरी से काम करूं। तो मैंने स्टडी करी पूरे साल में, तो सारी काफ़ी कंपनियां देखी, इक्विपमेंट्स देखे। मुझे जो स्टडी का मालूम पड़ा कि जॉन डियर की जो सर्विसेज है, उसके जो ट्रैक्टर्स की पावर है, उसकी काम करने की जो क्षमता है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो मैंने सबसे पहले उनकी 2 मशीनरीज ली और ट्रैक्टर लिया। उसको जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट्स आया उसका। एक तो उसने ट्रैक्टर ने काम बहुत अच्छा किया, मशीनरी ने बोनी और बुआई बहुत अच्छी करी। खाद का जो अपना था कंजम्पशन वो भी काफ़ी कम आ गया और उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। पैदावार अच्छी होने से और कॉस्ट कम होने से मुझे बेनिफिट हुआ। मैंने उसके बाद उसको 20 एकड़ में ट्राई किया। जब मैंने 20 एकड़ में ट्राई किया तब भी मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ और खर्चे कम हुए। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको 50 एकड़ में करूं। अब 50 एकड़ में करने के लिए मेरे को 1 साल और लगा, मतलब 17 में मैंने जब 50 एकड़ में करा, फिर जब मैंने अपना विचार बनाया कि क्यों ना मैं सारे किसानों को जोड़ के, जो लोग आज की तारीख में पुरानी पद्धति से ही कर रहे हैं चीज़ें, तो उसमें उनको मैं मशीनरीज में डालूं। तो मशीनरीज जब मैंने उनको बताई, उनको समझाई, तो कुछ लोग तो समझे नहीं, कुछ लोग किसानों को समझ में आया। तो मैंने उनको एक पहले साल तो उनको बोला कि मैं रेट टू रेट आपको करके दूंगा, सिर्फ मुझे डीजल की कॉस्ट दो। तुम इस मशीनरी से एक बार अपनी पैदावार करा के देखो और मशीनरी से खर्चा अपना जोड़ के देखो, उससे तुम्हें समझ में आएगा। मगर कॉस्ट वही लगाना जो बाजार की कॉस्ट है, खाली डीजल पे मत लगाना। खेती से लेके कटाई तक का मैंने जब उनको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया तो उनको भी लगा कि बेनिफिशियल है। सब लोगों से बात करने के बाद ये लगा कि सब लोग इंटरेस्टेड हो रहे थे। तो फिर मैंने जॉन डियर से बात करी, तो उसकी जो मशीनरीज थी, जैसे सुपर सीडर, पहले तो मैंने सीडर से ही किया था, नॉर्मल सीडर से। और ज़्यादा बेनिफिट के लिए इनकी मशीनरी देखी तो सुपर सीडर आया और वैक्यूम प्लांटर लिया हमने। वैक्यूम प्लांटर, और इससे जब खेती हमने करी और बाकी किसानों को भी हमने सारी चीज़ दी तो उससे बेनिफिशरी हमको मशीनरी से बहुत अच्छी आई। प्रोडक्शन के साथ साथ बीज का कंजम्पशन कम हुआ और खाद हमारी बहुत कम लगी और पैदावार हमारी बहुत अच्छी हुई। जो हमें जो है सक्सेस हमारी उससे हमारी बढ़ी और हमारे साथ किसान जुड़ना शुरू हो गया। और रिटेल बिजनेस में हमने जब चालू किया तो इसको फार्म टू रिटेल हमने किया, फार्म टू किचन किया और फार्म टू माउथ किया। तो हमको बेनिफिट उसमें 75% बढ़ गया, मतलब 75% हमको बेनिफिट आया। हमने किसानों को जब समझाया जोड़ के कि आपको जितनी भी क्रॉप लेनी है वो आप लो, जितनी आपकी पैदावार हो आपको बाजार में बेचनी है आप बाजार में बेचो, मुझको अगर आपको देनी है पैदावार तो मुझको दे दो। तो उनकी पैदावार में मार्केट के रेट से 10% ऊपर में खरीदता था और डायरेक्ट रिटेल करता था। और डायरेक्ट माउथ के लिए मैंने किसान के नाम से किसान ग्रीन्स और किसान मार्ट करके जो है स्टार्ट किया है और उसको आज मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। उसमें 1000 लोग रोज खाना खा रहे हैं उधर पे, जो माउथ तक पहुंच रहा है, और जो रिटेल दुकान पे आ रहा है वो रिटेल पे मार्ट में पहुंच रहा है। महीने में जो भी चीज़ उनकी लगती है वो उसमें से यूज़ कर लेते हैं, हम महीने में फिल करके बिलिंग कर देते हैं। इससे हमको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ और हमारे किसानों को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। कोविड के बाद से हमें ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा बिजनेस है
जो चलता रहा था, और इसकी नीड हर एक इंसान को हमेशा ही रहनी है। तब हमने ये रिटेल को थोड़ा सा और अच्छी तरह बढ़ाने की कोशिश करी, तो आउटलेट्स बढ़ाने पे हमने ध्यान दिया। इस बीच में हमारा ये भी ध्यान आया कि जब हमारा वो 21 रुपए की थाली अच्छी चल रही थी, तो हमने ये देखा कि बहुत से ज़रूरतमंद, जैसे ऑटो वाले हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो नूडल्स ठेलों पे खा ले रहे हैं और समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें खा के अपना, क्योंकि उनकी एक ज़रूरत जितनी रहती थी कि भाई जितना उनके जेब में पैसा रहता था उतना ही आदमी कर सकता है कि 40-50 रुपए में नूडल्स खा लेते थे, जो हाइजीन को भी इफेक्ट करता था और उनका पेट भी नहीं भरता था, जिस हिसाब से हेल्दी नहीं होता था। कोविड में हमने बहुत स्टडी करी थी, हमें मतलब ऐसा लगा, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मिशन बनाए अपने किसान की तरफ से कि हम एक रसोई खोलें। तो हमने उसके बाद एक किसान रसोई का रसोई चालू करी, जिसके अंदर हमने 30 रुपए में पूरा खाना, मतलब कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, 550 ग्राम खाना एक आदमी की डाइट करी, जिसमें 30 रुपए रखा। मतलब कि 30 रुपए यानी कि एक डाइट अपनी जो 30 दिन की रहेगी वो 900 रुपए की, और शाम की डाइट भी हम देते थे सुबह और शाम की, तो 1800 रुपए की होती। तो एक आम आदमी के लिए ये काफ़ी अच्छा था, हेल्दी रहने के लिए भी, और सब चीज़ उसका हमें बहुत अच्छा स्कोप मिला। तो आज की तारीख में 600-700-800 आदमी हमारा वहाँ पे पूरा भोजन लेता है। हम भी कई बार देखते हैं कि हम खुद भी चले जाते हैं। ऐसा मिशन करते हुए आज हम जो है, हमारा जो 300 किसान, 350 किसान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 600-700 लोग ऐसी हमारी पूरी टीम है जो इसमें काम कर रही है और जुड़ी हुई है। और जो मैंने इसमें देखा है, जो मार्जिन किसानी में है, किसानी का तरीका एज ए बिजनेस होना चाहिए, ना कि किसानी का तरीका किसान की तरह हो। उसको एक मल्टीनेशनल्स कंपनी की तरह अपन उसको बनाएं, और बाजार में जो भी चीज़ दें वो फार्म टू किचन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और वो किचन के लिए, क्योंकि जो अपना किसान है वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए उसको एक ज़रूरत, या तो सरकार की ज़रूरत होगी या प्राइवेट वो अपना ऐसा बनाए कोई कॉन्सेप्ट के जो कस्टमर को भी अच्छा मिले। और कस्टमर्स भी यही चाहता है कि हमको अच्छी चीज़ें मिलें और ऑर्गेनिक मिले। तो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट चालू किया है कि पोल्ट्री भी रखने को बोली है, और सब्जी भी लगाने को बोली है, फ्रूट्स भी लगाने को बोला है, और रेगुलर क्रॉप्स, दालें वगैरह सारी तरह की चीज़ें रखने को बोला है कि दालें भी करे, दलहन भी करे, चावल भी करे, और गेहूं भी करे, जिससे कैश क्रॉप भी उसकी बने। तो ये सारे जो हमारे काउंटर्स हैं ये हम ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे कि जैसे काऊ डंक है उससे वो लोग गोबर गैस प्लांट बना ले। आजकल गोबर गैस प्लांट में भी सब्सिडी है, तो गोबर गैस से वो गोबर गैस बना लेंगे। गोबर गैस से अपने उनका चूल्हा और इसका खर्चा जो रहता है वो कम हो जाएगा, और उसका जो वेस्ट निकलता है वो जो है सारा का सारा यूज़ होता है खेतों में। खेतों में यूज़ होने में क्या होता है, उनकी जो दवाइयों की कीमत है, फर्टिलाइजर कीमत है, वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे प्रोडक्शन भी उसी लेवल पे आने लग जाता है जिस लेवल पे मतलब अपन दवाइयों के थ्रू काम करते हैं। और उसको ऑर्गेनिक की तरफ ले जाने का अब हमारा मकसद है, जो आगे हम सारे किसानों को लेके वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे हमारे छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बने हैं 5-5 एकड़ के। हमने हमारी ज़मीनों में 5-5 एकड़ के बना के, कुछ किसान जैसे जिनके पास खेत नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको खेती, उनकी ज़मीनें बिक गई हैं या गलत उनके कारणों से किसी वजह से बिक गई हैं या कर्जा होने की वजह से बिक गई हैं, तो उनको हमने 5-5 एकड़ का कॉन्सेप्ट बनाया है हमारी ज़मीनों में। उसको हम ये बोलते हैं कि आपको अगर बाजार में रेट ज़्यादा मिले तो आप बाजार में बेच दो, नहीं बिके तो हमारी गाड़ी आएगी, वो लेके चले जाएगी और हम शहर में बेच देते हैं उनको रेट देके। ये अभी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। एग्रीकल्चर के 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में को आप व्यापार की तरह करें। अपनी ज़मीनों को, अपने खेतों को और अपने आप को शहरों में ना बेचें। अपनी खेती खुद आके करें, और उसको आधुनिक तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा, सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। और जब आप सक्सेस हो जाएं तो कोशिश करें कि हमने जो सोसाइटी से कमाया है उस सोसाइटी को भी कुछ दें, और अपनी एजुकेशन जो मिली है उसको सारों में बांटें। ये मैं नए यूथ को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।